हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम करने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको पिछला लेक्चर भी रिवाइज हो सके बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़ो। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड एट 45 shown the axis above the axis of shown in the figure। एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हमें करना है इज गिवन बाई। ये हमें डायग्राम गिवन है, ऑप्शन गिवन है, इसके हिसाब से हमें देखना है बच्चों। मैंने आपको कल बताया था बच्चों, एक बार और बता देता हूँ मैं। मेरी ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसमें मैंने पॉइंट ये बी लिया था और ये ए लिया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैंने एंगल थीटा लिया था, इसको डी लिया था। इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए कितना किया था मैंने? ए इंटू डी कॉस थीटा, कुछ ऐसे ही किया था बच्चों। ए इंटू डी कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं मैं? ए वेक्टर डॉट डी, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट ही था बच्चों, वी बी माइनस वी ए डॉट डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये डी कौन सी होंगी मेरी? डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना। इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos 45 डिग्री आई कैप, E बाई रूट टू आई कैप। एक कंपोनेंट कुछ ऐसे आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का E साइन 45 जे कैप, या फिर E बाई रूट टू जे कैप। ये आप ध्यान रखोगे। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे दिखाएंगे? वी ए माइनस वी बी है या फिर वी बी माइनस वी ए है? वी ए माइनस वी बी है बच्चों। ये मान लेता हूं बच्चों मेरा डी वेक्टर है। डी वेक्टर कहां से कहां होगा मेरा? इनिशियल टू फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 0j माइनस 0i प्लस 2j। सो 3i माइनस का 2j। अब मुझे बताओ पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस का वी बी क्या होता है मेरा? ई डॉट डी, ई डॉट डी। ई कितना है मेरा? और ई की वैल्यू भी हमें गिवन है बच्चों 400 है क्या? 400। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई कैप में भी है और जे कैप में भी है। तो एक के लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग आई कैप लेना है, एक के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग जे कैप लेना है। तो अपने आप लेंगे, आई का आई के साथ करेंगे तो 0 और आई का जे के साथ करेंगे तो 0। ए की वैल्यू 400 अपॉन रूट टू आई कैप और प्लस में 400 रूट टू जे कैप डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस का 2j। यहां से देखो 1200 अपॉन रूट टू माइनस 800 अपॉन रूट टू। ये कितना बचा मेरा? 400 अपॉन रूट टू। ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये आएगा मेरा 200 रूट टू, 200 रूट टू। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना बच्चों ना, ये सेंटीमीटर में है बच्चों, ये सेंटीमीटर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वोल्ट पर मीटर गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में गिवन है बच्चों 400 वोल्ट पर मीटर, हमें ये गिवन है। तो मैं मीटर में रखनी पड़ेगी इसको, तो अपॉन 100 कर देता हूं बच्चों, अपॉन 100। तो ये कितना होगा मेरा? 2 0 से 2 0 कैंसिल। सो यहां देखो 200 2 इंटू रूट टू बचा मेरा। सो 2 इंटू 1.414, सो 2.828। अब ये आंसर देख लो बच्चों, 2.8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बस समझना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये में क्या लेना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप और जे कैप में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमारा या तो आई कैप के साथ भी होना चाहिए और जे कैप के साथ, वरना किसी एक के साथ भी हो सकता है, वरना किसी एक के साथ भी हो सकता है, या तो आई के साथ हो सकता है या फिर जे के साथ भी हो सकता है बच्चों। अब एक और प्रॉब्लम है जिसको मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E of 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। A, B and C are 3 points in the field having x and y coordinates in meter as shown in the figure.
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बी ए, डेल्टा वी सी बी एंड डेल्टा वी सी ए। अब देखो बच्चों ए बी और सी और डी, और मैंने एक पॉइंट और कल बताया था बच्चों, यहाँ पे बता देता हूं मैं। और चलो मैं इसको रफ करता हूं पहले और यहां बता देता हूं मैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहा, जो कल बताया वो बता रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन का हल भी हो जाएगा बच्चों। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे ली थी बच्चों, कुछ ऐसे। एक पॉइंट मैंने यहां माना, एक पॉइंट मैंने यहां माना, ये बी और ये ए, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब वी बी माइनस वी ए हमने कल कितना निकाला था बच्चों, वी बी माइनस का वी ए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। अगर क्यू नोट को हम बी से ए की ओर लेके जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है। अगर ये क्यू नोट है तो इस पे फोर्स क्यू नोट इंटू ई इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अगर वर्क डन नहीं हो रहा इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस लाइन के अलोंग कई पॉइंट लोगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या रहने वाला है, जीरो। मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए, इसको बोलते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल लाइन। ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो वो हमारी पोटेंशियल सरफेस ही होगी बच्चों। कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। अब इसमें देखो ए और बी, ए और बी का पोटेंशियल हमारा सेम होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल हमारा सेम होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसने अपोजिट कर दी, बस बात बराबर है, ठीक है बच्चों। और बी और सी के लिए, बी और सी के लिए ए इंटू डी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई इंटू डी। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेना मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी सी ए और क्या डेल्टा वी सी ए देखो जो पोटेंशियल मेरा ए पे है वही पोटेंशियल मेरा बी पे भी है, तो लिखो डेल्टा सी ए लिखो या फिर डेल्टा सी बी लिखो, बात एक ही है बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट ए और पोटेंशियल पॉइंट बी हमारा क्या बच्चों, सेम, ठीक है। तो जितना वीबीसी आएगा वीसीबी आएगा उतना वीसी ए ही आएगा बच्चों, क्यों ए और बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है बच्चों, सेम है, सेम है, तो इसका आंसर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ए और बी का, बी के लिए। अब देखो कैसे होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेडिंग डालो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा टॉपिक है बच्चों ये सरफेस, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। ए सरफेस कैन बी इमेजिनरी और रियल भी हो सकती है। ए सरफेस ऑन विच the electric potential at every point is same is called electric equipotential surface। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला बच्चों, जीरो। मान लेता हूं ये कोई सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका भी पोटेंशियल वी होने वाला है, इसका भी पोटेंशियल वी होने वाला है और इसका भी पोटेंशियल मेरा वी होने वाला है। हमने देखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे थी, अगर ए टू बी हम ऐसे जा रहे थे तो ए और बी के लिए मेरा पोटेंशियल सेम था बच्चों, पॉइंट ए के लिए वी ए और पॉइंट बी के लिए वी बी, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी लिखा था, कुछ ऐसे ही है। अब ये किन कारणों से हो सकता है बच्चों, जीरो। रीजन क्या है इनके जीरो होने का, इनमें हम दो चीजें देख सकते हैं बच्चों। कौन कौन सी, देखो पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले मेरी डेफिनेशन क्या थी वो, वी ए वी बी ए या फिर वी ए बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहां से कहां, बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। एक तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाएगा, तब हमारा ये वी बी माइनस का वी ए, यहां लिख दे रहा हूं वी बी माइनस वी ए। अगर वर्क डन ही जीरो हो जाए तब हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी बच्चों। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग अगर कोई पॉइंट चार्ज को मूव कर रहे हैं तो उसके लिए कोई वर्क डन नहीं होने वाला। अगर वर्क डन जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू वी बी माइनस का वी ए,
सो वी ए इज इक्वल टू वी बी। ये होगी बच्चों मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे क्या हो रहने वाला मेरा पोटेंशियल सेम। और दूसरा रीजन क्या है, अब वर्क डन जीरो कैसे होगा बच्चों, वर्क डन जीरो कैसे होगा, देखो ये मेरी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये मेरा कोई पॉइंट बी है और ये मेरा कोई पॉइंट ए है। अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो इस ये टेस्ट चार्ज मेरा क्यू नोट यहाँ पे कोई रखा है टेस्ट चार्ज या फिर चार्ज रखा हो जिसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ 1 कूलम है, मींस 1 कूलम। अब मुझे बताओ इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे फोर्स एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम जा कहां से कर रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, तो वर्क डन जीरो। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दोगे, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मेरी कुछ ऐसे होने वाली, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो सकती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ये आप हमेशा याद रखोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना। अब ये तो देख लेना आप, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक या फिर एक्सटर्नल एजेंट, इलेक्ट्रिक लिख लेना यहाँ, और तो क्या, चलो इलेक्ट्रिक लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल एजेंट वगैरह वगैरह आप करोगे तो सही आएगा बच्चों ना, ठीक है। वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी, हर इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, उस इसलिए हम बोलेंगे उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहने वाली है। इत्मीनान से आराम आराम से करेंगे बच्चों। एक कारण तो मेरा यह था कि वर्क डन जीरो हो जाए, जिसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और बच्चों इसका सेकंड रीजन क्या होगा, ये देखो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, सो F इज इक्वल टू जीरो, F इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जीरो, अगर फोर्स जीरो तो वर्क डन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा तो वर्क डन जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। एक तो कारण हो गया हमारा कि उस पे जिस पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम चार्ज को मूव करवाएंगे उसके कारण जो वर्क डन होगा अगर वो जीरो हो गया तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और दूसरा कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये दो कारण है बच्चों जहां पे हम बता सकते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मेरी इंटरसेक्ट कर सकती है, पहले वो देख लेते हैं। मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करता हूं, एक मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल V1 है और एक मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका पोटेंशियल V2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही किस डायरेक्शन में होती है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक टेंजेंट डालोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट के कारण तो ये हो गया मेरा E1, और इस सेकंड के कारण देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी E2। तो क्या बच्चों एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या टू डायरेक्शन हमारी पॉसिबल है क्या। अब ये तो हमें समझ में आ गया, अगर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हो वो भी क्या इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। चलो पहले उस पर गौर फरमा लेते हैं। ये है बच्चों मेरी कोई एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या इस पे बताओ, और इसका पोटेंशियल है बच्चों V, ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकती। इनके भी टू रीजन है बच्चों, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अब नहीं कब करेगी, यहाँ पे देखो बच्चों ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही है ये, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे और इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, मतलब एक इक्विपोटेंशियल होने के बावजूद भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी बच्चों। कब, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो।
लेकिन चलो ये तो समझ में आ गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सरफेस है एक ही हो जिसका पोटेंशियल वी हो। अब अगर कोई बच्चा बोल दे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, देखो कैसे ये कुछ ऐसी हो गई सरफेस, ठीक है, इस पे पोटेंशियल v, ये क्यों पोटेंशियल सरफेस है बच्चों जिसका पोटेंशियल है मेरा v। क्या अब ये इंटरसेक्ट करेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, तो यहाँ पे देखो इस सरफेस के लिए पोटेंशियल v और इस लाइन के लिए पोटेंशियल v, तो यहाँ पे पोटेंशियल v है बच्चों, पोटेंशियल v है, एक पॉइंट है एक ही पोटेंशियल है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो नहीं हो तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो सॉरी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर इक्विपोटेंशियल सेम, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारा पोटेंशियल क्या है सेम है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बच्चों, ठीक है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल v है और उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है कि सेम होगा कि नहीं होगा, या फिर इंटरसेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो बच्चों ये सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर सकती है बच्चों। क्यों, अगर पॉइंट मिलेंगी तो पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे हमारा सेम है, देखो इस पॉइंट पे भी सेम, 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 सेम 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 सेम, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, पोटेंशियल तो सेम ही होगा, इस लाइन के लॉन्ग ले ले या फिर इस लाइन के लॉन्ग ले ले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो ये कर सकती है। अब इस पे बेस्ट मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैं क्या बोला, फाइंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2, इसके बीच में सेपरेशन मैंने R लिया, इसको फाइंड करना है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इंटरसेक्ट कर सकती है बच्चों, कब कर सकती है, जब इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जीरो, तभी तो इंटरसेक्ट कर सकती है, वरना तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती बच्चों, कैसे कर सकती है वरना, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इंटरसेक्ट कर सकती है वरना नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है। इस पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों ये लेंथ मान लेता हूँ मैं R1 और ये मैं लेंथ मान लेता हूँ बच्चों R2। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहनी चाहिए जीरो, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए बस, मतलब प्लस क्यू के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 के कारण यहाँ पे होगी बच्चों, ठीक है। सो कितनी होगी मेरी K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा इस चार्ज की वजह से यहाँ पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम तभी होगी जब Q1 के कारण भी इस पॉइंट पे सेम होगी, वही होगी जो Q2 के कारण इस पॉइंट पे होगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट VA कितना होगा मेरा, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल KQ अपॉन R1, KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2, KQ1 और Q2 लगा लेता हूँ। अब इसमें यहाँ से आप R1 या फिर R1 को फाइंड करो या फिर R2 को, इस इक्वेशन से देखो बच्चों, मैं R1 अपॉन R2 या फिर R2 अपॉन R1, चलो अंडर रूट R2 अपॉन R1 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ, इज इक्वल टू अंडर रूट K Q2, K से K कैंसिल हो गया बच्चों, Q2 अपॉन Q1, R2 की वैल्यू रखो यहाँ पे, R2 की वैल्यू रखो यहाँ से, R2 इज इक्वल टू R1 अंडर रूट Q2 अपॉन Q1, ये दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मैं ये देख लेता हूँ बच्चों, ये दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है, इतना ही दिखाई देगा, आगे तो लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा ना। तो VA इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2, R2 की वैल्यू R1 अंडर रूट Q1 अपॉन Q2, नीचे Q2 अंडर रूट में तो कैंसिल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये अंडर रूट K Q1 अपॉन R1 प्लस K अंडर रूट Q1 Q2
अपॉन 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 R1 अपॉन R1। अब देखो बच्चों यहाँ से R1 निकालो। R1 कैसे निकालोगे? R1 के कॉमन आ रहा है मेरा Q1 प्लस रूट Q1 Q2 अपॉन VA अपॉन VA। अब R2 ऐसे ही R2 निकालोगे बच्चों, ऐसे ही R2 निकालोगे। कैसे? R1 की जगह आप ये वैल्यू रखोगे R2 इंटू Q1 अपॉन रूट Q2। तो R2 क्या कैसे वैल्यू चेंज होगी? Q1 की जगह Q2 कर देना बस। Q2 प्लस अंडर रूट Q2 Q1 या फिर Q1 Q2, बात तो एक ही है, अपॉन VA। लेकिन टोटल R हमारा है कितना? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, तो R है बच्चों, R1 प्लस R2 को इसको ऐड करोगे, ऐड करो इसको, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू के, मैं आपसे के अपॉन VA पहले तो कॉमन ले लेता हूं बच्चों, VA Q1 प्लस Q2 प्लस 2 अंडर रूट Q1 प्लस Q2, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? के अपॉन VA अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। अब देख लेना ऐसे आएगा Q1 स्क्वायर, सो Q1 प्लस Q2 इंटू रूट Q1 इंटू Q2। तो ये आएगा बच्चों R1 प्लस R2, ये डिस्टेंस है मेरी R। इस R की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? K अपॉन VA Q1 प्लस Q2 अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब ये हेडिंग देखो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी देखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बच्चों, अब इस पॉइंट चार्ज से हम जो भी डिस्टेंस लेंगे उस सरफेस पे हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों? सेम। ये मान लेता हूं मैं प्लस Q है बच्चों, यहां से डिस्टेंस R ले लेता हूं, अगर इस पे पोटेंशियल V है, अगर ये डिस्टेंस भी R होगा तो इस पे भी पोटेंशियल V होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी R है तो इस पे भी पोटेंशियल V, इस पे भी V और इस पे भी V। इसका मतलब क्या है बच्चों? एक सेल टाइप बनेगी बच्चों। ये मान लेता हूं मैं R1। इक्विपोटेंशियल सर्फेस तभी बनेगी बच्चों जब ये हमारा डिस्टेंस सेम होगा। सेम कब होगा? या तो एक सर्कल टाइप होगा तभी तो होगा, तभी तो होगा, वरना नहीं हो सकता ना बच्चों। तो मैं ये कुछ ऐसे बना लेता हूँ सही ढंग से, प्लस Q, और इसकी रेडियस मान लेता हूँ तो R1। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों। अगर डिस्टेंस R2 और लेता हूं मैं, ये R2, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों मेरी? सेम। अगर ये डिस्टेंस है बच्चों मेरी R2, अगर मैं R3 देखो इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, R2 डिस्टेंस पे इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालोगे तो KQ अपॉन R2, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे निकालोगे तो KQ अपॉन R2, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे निकालोगे तो पोटेंशियल तो KQ अपॉन R2, इस के कारण यहाँ पे निकालोगे फिर भी KQ अपॉन R2 ही रहने वाला। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसी को बोलेंगे कि पॉइंट चार्ज से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस का, वहां से पोटेंशियल सेम होना चाहिए उस सरफेस का। अगर R3 डिस्टेंस की और लेता हूँ तो बच्चों में कुछ ऐसे, लेट डिस्टेंस R3, कुछ गंदा बन रहा है अभी लेकिन आप समझ गए बच्चों, है ना। तो ये कुछ सेल टाइप से होगा बच्चों, है ना, सेल टाइप। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। चलो ये तो हमारी समझ में आएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इस पे पोटेंशियल V1 मानता हूँ, इस पे पोटेंशियल V2 मानता हूँ और इस पे पोटेंशियल V3 मानता हूँ, तो मुझे बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है? V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है या फिर V3? सोचो, इतना मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों, आप सोचना जरूर। मैंने आपको कल बताया था, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल है मेरा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जाने पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है बच्चों। इसका मतलब देखो, अब फॉर्मूला से भी देखो, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल ये तो होता है इसी पॉइंट पे।
अब ये R1 डिस्टेंस मान लेता हूँ 1 मीटर है, R2 डिस्टेंस मान लेता हूँ 2 मीटर है, R3 डिस्टेंस मान लेता हूँ तो 3 मीटर है। तो KQ/R1 KQ/1 मतलब KQ R2 मतलब KQ/2। देखो यहाँ पे KQ, यहाँ पे KQ/2 और यहाँ पे KQ/3। अगर मैं R3 को 3 लेता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ से KQ और यहाँ से KQ/2 V2 और ये KQ/3, तो बड़ा कौन सा हुआ? V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ये हमेशा ध्यान रखना। और वैसे भी सोच सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लार्ज शीट, इसको कैसे करोगे? देखो ऐसे बच्चे हमारी लार्ज शीट कुछ ऐसे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ऐसे होने वाली है। मैं कुछ लाइन बना देता हूँ और कुछ को ड्रॉप कर देता हूँ लाइनों को। ये एक बराबर नहीं बने तो मान लेना बराबर एक से ठीक है। अब ये देखो ये सरफेस मेरी कुछ इस तरह से रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ये सरफेस कुछ ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी कुछ ऐसी है। ठीक है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कितनी है बच्चों? E इज इक्वल टू, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लार्ज शीट है और ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है हमारी वो R इंडिपेंडेंट आती है, σ/2ε0, σ/2ε0 या फिर Q/2A ε0। मैंने आपको कल बताया था बच्चों, अगर यहां से पॉइंट B माना था मैंने, अगर ये पॉइंट A है, B टू A इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये प्लेन है जो रखा हुआ है मेरा, ये शीट रखी हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही था बच्चों। देखो इस शीट की डायरेक्शन कौन सी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों मेरी? इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर है, प्लेन शीट के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा प्लेन रखा होगा तो वो इक्विपोटेंशियल प्लेन ही होगा बच्चों। कैसे बताता हूं मैं पहले यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। देखो कुछ ऐसे ऐसे, लेकिन ये लार्ज, ये भी लार्ज है बच्चों ना, आप समझ आना। ये प्लेन मेरा कुछ इस तरह से रखा हुआ है बच्चों, कुछ इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये है। अब इस प्लेन के मैं चाहे इस डायरेक्शन में जाऊं, चाहे कुछ ऐसे जाऊं, चाहे कुछ ऐसे जाऊं, चाहे कुछ ऐसे जाऊं, चाहे कुछ ऐसे जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइन होगी बच्चों। देखो चाहे मैं कुछ ऐसे जाऊं, चाहे कुछ ऐसे, चाहे कुछ ऐसे और चाहे कुछ ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब इस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है बच्चों। इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, किसी भी पॉइंट पे निकालो, हमें इस 3D में ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ऐसे देख सकते हो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये है। अब इस प्लेन पे मैं कुछ ऐसे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरे जाने की डायरेक्शन है उसके बीच के एंगल 90 डिग्री। अगर मैं कुछ ऐसे जाऊंगा तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर मैं कुछ ऐसे जाऊंगा, कुछ ऐसे जाऊंगा तो भी इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, कुछ ऐसे जाऊंगा तब भी इसके बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं उसके बीच में, तो फोर्स कितना मेरा? Q0 इंटू E। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो मेरे इस पॉइंट चार्ज पे कुछ ऐसे लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बच्चों क्या होगी मेरी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या फिर वर्क डन जीरो। इसमें वर्क डन जीरो है तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों। अगर मैं ऐसी एक सरफेस आगे और बनाता हूँ कुछ ऐसे, तो मुझे बता सकते हो अगर इन सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस d है और इस पे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल v है और इस पे v2 है, पोटेंशियल v2 है बच्चों, तो पोटेंशियल v1 बड़ा है या फिर v2 बड़ा है? पोटेंशियल v1 बड़ा है या फिर v2 बड़ा है? सोच के बताओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं बच्चों, तो V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2। अगर आपको पूछे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 माइनस V2 होगा कितना, मैंने आपको बताया था बच्चों, कितना बताया था, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसके बीच का डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बारे में बताया था मैंने आपको। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी बच्चों मेरी, तो यहाँ पे कोई पॉइंट बी रखा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये है, तो यहाँ से मेरा कितना आया था V1 VB माइनस का VA, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं, तो E इंटू डी। अगर इसके बीच का सेपरेशन मेरा कितना होता, D होता, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू E इंटू डी। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, या फिर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना इसके, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस का ये इतना, तो कुछ नहीं है बच्चों, इतना ही है इसमें बताने लायक कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा कम होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे मूव करने की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो वो सरफेस हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी बच्चों, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल होती है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। इंटरसेक्ट कब करेगी, जब अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी टू सरफेस होगी जिसपे पोटेंशियल V1 और V2 होगा, तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और हमने क्या देखा था, अगर एक ही सरफेस हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जिसका पोटेंशियल V हो, वो कब इंटरसेक्ट कर सकती है, अगर उस पे पॉइंट पे मिलने वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है। और इसमें आपने देख ही लिया, पॉइंट चार्ज में कुछ सेल टाइप बना था हमारा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे थे, और इसके यहाँ पे हमने देख लिया इस प्लेन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है बच्चों, ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये हमारा कोई लॉन्ग वायर है बच्चों, कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे लेता हूँ मैं, ये ले भाई, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पे चार्ज Q है और यूनिफॉर्म है ही बच्चों। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बच्चों, हमें पता है E इज इक्वल टू कितनी होती है हमारी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर n कैप डायरेक्शन हो लेते हैं पॉइंट के अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर ये पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी है तो बच्चों, तो n कैप अगर नेगेटिव होगी तो माइनस का n कैप खुद की ओर, उस वायर की ओर। अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये होगी, अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी कुछ ये होगी। अब देखो बच्चों, इसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे चूज करेंगे, कुछ आइडिया आपको? यहाँ से इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, यहाँ से इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, कब होगा बताओ, कब होगा? ये मेरी लाइन है बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पे पोटेंशियल V है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेता हूँ A है। अगर मैं कुछ ये डिस्टेंस मानूंगा A तभी पॉइंट मेरा पोटेंशियल सेम, यहाँ पे डिस्टेंस मानूंगा मैं A तभी पोटेंशियल मेरा सेम, यहाँ पे डिस्टेंस मांगूंगा A तब भी मेरा पोटेंशियल सेम, और यहाँ पे भी डिस्टेंस A मानूंगा तब भी मेरा पोटेंशियल सेम। तो इस पे कैसे होने वाली बच्चों, तो देखो इस वायर के अलोंग कुछ एक सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी बच्चों, सिलेंड्रिकल। इस लाइन से हर पॉइंट का डिस्टेंस मेरा कितना रहने वाला है बच्चों, A या फिर R भी, जो भी मानो आप। लेट्स से इसकी रेडियस है बच्चों RA। एक पॉइंट और मान लेता हूं मैं, पॉइंट RB ये मान लेता हूं, और ये एक पॉइंट ये मान लेता हूं, इस पे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये देखो बच्चों, ढंग से नहीं बने तो ढंग से आप बना सकते हो, अच्छे आराम से बैठ के टाइम लेके भी बना सकते हो। और इसकी रेडियस मान लेता हूँ बच्चों RB। तो बच्चों ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या होगी मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको क्या बोल सकते हैं, को एक्सिस सिलेंडर।
को एक्सिस सिलेंडर, और एक्सिस इसमें कौन काम कर रहा है बच्चों? वायर। एक्सिस है वो वायर, इसकी एक्सिस ये तो होगी जो वायर है, तो एक्सिस की तरह कौन ट्रीट कर रहा है बच्चों? वायर। ठीक है, अब देखो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे मान लेता हूँ पोटेंशियल V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है। मैंने आपको पीछे बता रखा है बच्चों पोटेंशियल 2 k लैम्डा RB अपॉन R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 होगा। V1 माइनस V2 क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा कम होगा, तो V1 बड़ा होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, V1 बड़ा V2 छोटा। सो 2 पाई नहीं बच्चों k लैम्डा ln, और बड़े वाले की डिस्टेंस RB अपॉन R है, RB अपॉन R, ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इक्वल्स टू k लैम्डा ln RB अपॉन R है। ठीक है बच्चों, अब इसमें बेस्ट मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये मैं मार्कर और ले लेता हूं। ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल 60 वोल्ट है, इसके लिए सेकंड 30 वोल्ट 20 वोल्ट। मतलब देखो जैसे जैसे नीचे आ रहे हम, आर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल मेरा कम हो रहा है। तो मैं बताना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन कैसे रहने वाली है। तो मैं किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को उठाता हूँ, उसके हिसाब से देखता हूँ। इस 60 वोल्ट वाले की मैं पोटेंशियल को उठा लेता हूँ, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सो V कितना मेरा 60, के क्यू कितना, के और Q अपॉन, इसमें मान लेता हूँ Q चार्ज मान लेता हूँ, और तो क्या बच्चों अपॉन R 10 सेंटीमीटर, तो 10 को लिखूंगा मैं 0.1। सो के क्यू इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 6, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है बच्चों, लेकिन पोटेंशियल की वोल्ट में गिवन है, तो मैं ऐसे यूनिट में लेकर के क्यू इज इक्वल टू 6। अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बच्चों मेरी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू जगह 6 रखूं, सो 6 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, 6 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, हमें पता है बच्चों, इसको देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? ये 60 वोल्ट 30 वोल्ट 20 वोल्ट, जैसे जैसे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये तो बस एक तरीका समझाने का था, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर लाइन होगी बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर होगी और ये भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये होगी मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आपको ऑप्शन में दे देगा 6 अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर या फिर n अपॉन आर स्क्वायर, और ऑप्शन में दे दे बच्चों E इज इक्वल टू n अपॉन आर स्क्वायर, या फिर कुछ वैल्यू देते हैं 6 अपॉन आर टू द पावर n। तो ये n है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो n के साथ कैसे होने वाला है, पावर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, उसके हिसाब से हमें ये देखना है, ऑप्शन के हिसाब से ये दे सकते हैं बच्चों। अब एक देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। हाँ तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैं क्या बोला है, ये इक्विपोटेंशियल प्लेन्स है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और पैरेलल प्लेन्स है, ये 30 वोल्ट 10 वोल्ट माइनस का 10 और माइनस का 30। इस प्लेन के वाई कोऑर्डिनेट के जहाँ कट करिए 0 10, ओरिजिन 0 माइनस 10 और 0 माइनस का 30। ये प्लेन्स है वो एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मुझे बताना है फाइंड ई वेक्टर इन द वेक्टर फॉर्म इन द रीजन, इस रीजन में ई वेक्टर और वेक्टर फॉर्म बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मुझे बताओ बच्चों, ये 30 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये माइनस का 10 है और माइनस का 30 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है। तो प्लेन से इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और कहां से कहां, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारी क्या होती है, डायरेक्शन बच्चों। तो मैं ये डायरेक्शन कर लेता हूँ, मेरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये होगी बच्चों डायरेक्शन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहने वाली हमेशा ही, ये हमेशा ही इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहने वाली है, ये तो आपको पता है। अरे यार इक्विपोटेंशियल सरफेस तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है बच्चों। अगर ये 37 है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये 53 डिग्री बच्चों, अगर ये 53 डिग्री तो ये 37 डिग्री, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस, क्योंकि मुझे बताओ
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, डेल्टा V अपॉन डी। अब इन दो सरफेसेस को मैं काउंट कर लेता हूँ बच्चों, इन दो प्लेन्स को मैं ले लेता हूँ। आप इन दो को भी यूज में कर सकते हो, इन दोनों को भी यूज में, आप इनको, मैं इनको कर रहा हूँ, आप इनको कर लीजिए, देखिएगा। तो यहाँ पे माइनस का 10 प्लस 30, तो इसके बीच में डिस्टेंस 20 हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 20, और यहाँ पे 10 आ गई, और यहाँ पे भी 10 है, बात तो इक्वल है बच्चों। डेल्टा V अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मेरे यहाँ पे, 10 माइनस का और माइनस का 10, माइनस और माइनस का 10 अपॉन डी। अब ये डी कौन सा लेते हैं, डी कौन सा लेते हैं, बोलोगे सर इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख दें। अरे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ता है। तो 10 का cos 37 हमें लेना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, 10 का cos 37, कहाँ से कहाँ तक, इन प्लेन के बीच का बच्चों। यहाँ पे बड़ा सा लगेगा क्या, मैं 10 का cos 37 कितना होता है मेरे, cos 37 होता है कितना है बच्चों, cos 37 4/5, तो 10 इंटू 4/5, सो 2 8, ये है बच्चों मेरा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, और क्या करूं भाई, माइनस का 2 ही तो करूं, ऊपर चला जाएगा ये, तो 20 इंटू 100 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 8, तो 2 बचा 4 और 5, ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरी 250 वोल्ट पर मीटर। लेकिन बोलोगे सर आपने तो वेक्टर फॉर्म के लिए बोला है, मैं तो मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मैं तो वेक्टर फॉर्म चाहिए इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी वेक्टर फॉर्म चाहिए। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे आप, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का cos 37, और इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का E sin 37, E sin 37 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखोगे E sin 37 आई कैप। अगर यह नहीं लिखना चाह रहे आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट 53 डिग्री cos 53 भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट E cos 53 डिग्री इस डायरेक्शन में और A sin 53 इस डायरेक्शन में, आई कैप और माइनस, क्यों ये नीचे की ओर है बच्चों, सो E cos 37 जे कैप। cos 37 होगा कितना बच्चों, 3/4 है, सो 3/5 होगा, तो E 250 इंटू 3/5 आई कैप माइनस E कितना 250 cos 37 4/5, तो ये होगा बच्चों 50 इंटू 3 150 आई कैप माइनस में 200 क्या जे कैप, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम्ब की बात है बच्चों, वोल्ट पर मीटर। हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, इक्विपोटेंशियल प्लेन्स है, उनके परपेंडिकुलर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है, और डी हम वहीं से लेंगे, डी हम वहां लेंगे जहां हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डी वेक्टर कहां से कहां लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये यही का यही चिपका दिया, नहीं बच्चों ये इन दोनों प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है वो देखना है, तो वही होता है E इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डी। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। अब स्फीयर के बारे में कुछ करेंगे बच्चों, जुगाड़ करेंगे, लॉजिकली भी करेंगे और कंसेप्ट से भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ओके गाइस।